कक्ष का द्वार खुलते ही मुकेश राव अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर आता है और वहां खड़े सभी सैनिकों को तीखी नजरों से देखते हुए वहां से चला जाता है। वही कक्ष में अंदर जमीन पर उस दासी के कपड़े बिखरे पड़े थे। वही बिना कपड़ों के वो दासी उस बिस्तर पर एक कंबल में पड़ी हुई थी। उसकी हालत दयनीय थी। उसके होंठ सूजे और जगह जगह से कटे हुए थे। चेहरे, गर्दन और सीने पर बहुत से निशान साफ दिखाई दे रहे थे। आंखों में काजल बहकर फैल गया था। बाल अस्त व्यस्त हुए पड़े थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें मानो ऊपर वाले को कोस रही थी। उसे खुद से घिन आ रही थी। तभी उसकी नजर उस कक्ष की एक खिड़की पर जाती है। वहां से जंगल का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। वो दासी उस हवा को महसूस कर वहां बिस्तर से उठकर खिड़की की ओर जाने लगती है। उसने एक सफेद कंबल से खुद को ढक रखा था। वो भावहीन चेहरे के साथ बाहर से आती हवा को महसूस कर आगे बढ़ती जा रही थी। पीछे उसका कंबल भूमि से घिसट रहा था। जैसे जैसे वो खिड़की के पास जाती है, उसके हाथ की पकड़ कंबल से छूटती जा रही थी। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचती है, उसके हाथ से वो कंबल छूट जाता है। उसका शरीर लाल निशानों और चोटों से भरा हुआ था। वो खिड़की से बाहर खाई में देखते हुए खुद से कहती है, मेरे साथ ऐसा तो होना ही था। एक ऐसे बच्चे को मारने की कोशिश की थी जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया था। मुझे पता है मेरे साथ जो हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये समाज और सत्ता मुझे ही दोषी ठहराएगी। आज तक किसी राजघराने के व्यक्ति को सजा मिली है जो आज मिलेगी। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपके जा रही थी। तभी वो खिड़की पर चढ़ते हुए खाई में कूद जाती है। कुछ ही देर में मुकेश राव का कक्ष पहले जैसा कर दिया जाता है। उस कक्ष को देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वहां किसी लड़की के साथ जबरदस्ती हुई हो। वहीं कुछ दिनों बाद जब वो बच्चे अपने घुटनों पर चलने लगते हैं तो उनका नामकरण समारोह रखा जाता है। आज हिमपुरी राज्य में बहुत से बड़े और ताकतवर योद्धा आए हुए थे। भवेश राव 6 भाई थे, जिनमें से 2 भाई हिमपुरी राज्य में ही रहते थे और बाकी के 4 कुछ अन्य राज्यों से राज करते थे। आज सभी वहां पर आए हुए थे। वो चारों अभी कुंवारे थे। उनके अलावा भावेश राव के बहुत से मेहमान आए हुए थे। आज लक्षद्वीप के सभी छोटे बड़े राज्यों से लोग या आए हुए थे। वही भावेश राव वहां आए बड़े कुछ योद्धाओं के पास जाकर उनका स्वागत करते हुए बातचीत करने लगता है। वो कुछ योद्धा पूरे लक्षद्वीप को हिलाकर रखने का सामर्थ्य रखते थे, क्योंकि वो सभी राक्षसी समुदाय के वरिष्ठ योद्धा थे। राक्षसी समुदाय इस समय सबसे ज्यादा मजबूत था। राक्षसी समुदाय में ही सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धा थे। वो यहाँ खास तौर पर अपने राजकुमार को देखने के लिए आए थे। नायडू समुदाय से भी बहुत से योद्धा आए थे। सिंह सिटी के राजा जगपाल सिंह भी वहां मौजूद थे। सभी भावेश राव और रघुवीर को तोहफे दे रहे थे और उनके बेटे बेटी को देख और आशीर्वाद देकर चले जा रहे थे। सभी महल के एक बड़े से बगीचे में एकत्रित थे। बड़े बड़े राजा एक दूसरे से बातें करते हुए शराब पी रहे थे। वही रघुवीर अपनी पत्नी आरना और बेटे के साथ यज्ञ में बैठे थे। ऐसे ही बगल में भावेश राव भी अपनी पत्नी यशोधरा और बेटी के साथ बैठे थे। यज्ञ की प्रक्रिया पूरी होने पर पुजारी एक एक करके 2 पुस्तकों और दोनों बच्चों को तिलक लगाता है और एक पुस्तक उठाते हुए कुछ पन्ने पलटकर रघुवीर को देख पूछता है, महानुभाव, कृपया अपने बेटे का नाम बताएं। ये सुन रघुवीर मुस्कुराने लगता है और अपनी पत्नी आरना की ओर देखता है। आरना भी बहुत खुश लग रही थी। सभी की नजरें रघुवीर और आरना पर थी। उन दोनों की मुस्कान को देख ऐसा लग रहा था वो इस दिन की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रघुवीर उस पुजारी को देख कहता है, सूर्य की तरह चमकने वाले मेरे बेटे का नाम होगा आदित्य आर्य। आदित्य का नाम सुन सभी खुश हो जाते हैं। वही वो पुजारी उस बच्चे का नाम सुनते ही अपने हाथ में पकड़ी पुस्तक में उसका नाम दर्ज कर देते हैं। ये पुस्तक आर्यवंश की थी। इसमें सभी आर्यवंश के लोगों का नाम था। तभी वो उस पुस्तक को बंद करते हुए एक दूसरी पुस्तक उठाते हुए भावेश राव को देख पूछता है, महाराज बताइए, आपकी बेटी का नाम क्या होगा? ये सुनते ही भावेश राव सोच में पड़ जाता है। उसने और यशोधरा ने बहुत से नाम सोचे थे, पर वो उन दोनों को पसंद नहीं आए थे। सभी अब उनकी ओर देख रहे थे।
रघुवीर और आरना भी अपनी होने वाली कुल वधू का नाम जानना चाहते थे। तभी भावेश राव आदित्य और अपनी बेटी को देखते हुए कहता है, मेरी बेटी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर जन्मी है, देवी जैसी सुंदरता और शक्ति के साथ अमृत लेके जन्मी है, इसलिए मेरी बेटी का नाम होगा अमृता। अमृता नाम सुन यशोधरा भी हैरान हो जाती है, क्योंकि ये नाम उन दोनों ने सोचा भी नहीं था। ये नाम उसे भी पसंद था। वही यशोधरा के पास में बैठी आरना अमृता के सर को सहलाते हुए प्यार से कहती है, हमारी प्यारी अमृता, मेरे आदित्य की अमृता। सभी वहां पर खुश लग रहे थे। वही भावेश राव के चारों भाई वहीं खड़े थे। उनमें से एक सभी को देख कहता है, तुम सबने मुकेश भाई को देखा है क्या? वो दिखाई नहीं दे रहे। तुझे नहीं पता क्या, आजकल वो कुछ ज्यादा ही नशे में रहते हैं। सूर्य लगभग डूब चुका था। वही महल के एक कक्ष की खिड़की से मुकेश सभी को देख रहा था। हमेशा की तरह उसके हाथ में सोने का गिलास था, जिसमें शराब भरी हुई थी। वो हंसते हुए भावेश और रघुवीर के परिवार को देख कहता है, हंस लो, जी भर के हंस लो। ये हंसी अधिक समय तक नहीं रहेगी। कुछ मिनट छोटा होने की वजह से जैसे मेरे साथ अन्याय हुआ है, वैसा अन्याय मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। अगली रानी मेरी बेटी ही होगी। ये बोलते हुए वो शराब के गिलास में से सारी शराब एक बार में खाली कर देता है। असल में भावेश राव और मुकेश राव दोनों ही अच्छे योद्धा थे। राव परिवार में यदि अधिक उत्तराधिकारी होते थे तो एक खास तरह के मुकाबले से उनकी शक्ति को परखा जाता था। उसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले को अगला राजा घोषित कर दिया जाता था। मुकेश राव को पूरा विश्वास था कि मुकाबले में वो ही जीतेगा, पर हर बार की तरह इस बार भी रघुवीर ने भावेश राव की सहायता करते हुए उसे बहुत सी युद्ध कलाएं सिखा दी थी। रघुवीर को सभी युवाओं में सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानते थे, जिस वजह से भावेश राव का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और उसे राजा घोषित कर दिया गया था। अब वो अपनी बेटी को रानी बनाना चाहता था, पर उसे भावेश राव की संतान से खतरा महसूस होने लगा था। कुछ दिनों बाद वहीं दो पालनों में आदित्य और अमृता सो रहे थे। वहीं उसके पास मुकेश राव की बेटी भावना खड़ी हुई अमृता को मुस्कुराते हुए देख रही थी। ये वही काले कपड़े वाली लड़की है। वो अमृता को देख उसके मुलायम गालों को छूटे हुए धीरे से कहती है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं अमृता। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी। तभी उसकी नजरें दूसरे पालने में पड़े आदित्य पर जाती है। वो जैसे ही आदित्य को देखती है, उसकी मुस्कुराहट हैरानी में बदल जाती है। वो अमृता को छोड़ आदित्य की ओर चली जाती है। वो उसे एकटक देखते हुए उसके चेहरे की ओर अपना हाथ बढ़ा देती है। वही छोटी अमृता उठ गई थी और ये सब देख रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे भावना का आदित्य को छूना पसंद नहीं है। वो भावना का हाथ आदित्य की ओर बढ़ता देख जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुन भावना एकदम से रुक जाती है और पीछे मुड़कर अमृता को देखने लगती है। वही अमृता और आदित्य की मां भी वहां जल्दी से आ जाती है। यशोधरा जल्दी से अमृता को उठाते हुए चुप कराने की कोशिश करने लगती है और आरना भावना को देख प्यार से कहती है, भावना बेटा, क्या हुआ था यहाँ? अमृता अचानक से इतनी जोर जोर से क्यों रोने लगी? ये सुन, भावना नामे सर हिलाते हुए कहती है, पता नहीं, मैं तो आदित्य के साथ खेल रही थी। अमृता खुद ही रोने लगी। कोई बात नहीं, आरना भावना के सर पर हाथ रखते हुए कहती है। तभी यशोधरा आरना को देख कहती है, आरना दी, ये सब अमृता की ही शैतानी है। ये बहुत शैतान होती जा रही है। आप ही हमेशा अमृता का आदित्य करती रहती है। ये सच में सब समझती है। पता नहीं कैसी बच्ची है। ये बच्चों वाले कोई गुण नहीं है इसमें। कोई और आदित्य को छूता है तो इसे गुस्सा आता है। ये सुन आरना हैरान होते हुए मुस्कुराने लगती है और दूसरे पालने से आदित्य को उठाती है। आदित्य अभी भी सो रहा था। ये देख आरना आदित्य के गाल प्यार से खींचते हुए कहती है, आपकी अमृता रो रही है और आप आराम फरमा रहे हैं। तभी नीचे से भावना कहती है, आरना चाची, मुझे आदित्य चाहिए। ये सुन आरना मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा आदित्य कोई खेलने की वस्तु नहीं है। जाओ आप खिलौनों से खेलो। ये बोल आरना और यशोधरा अपने अपने बच्चों को लेके वहां से चली जाती है। भावना वहीं अकेले खड़ी गुस्से से उन दोनों को जाता हुआ देख रही थी। गाइस प्लीज लाइक, कमेंट एंड रिव्यू तो जरूर द न्यू नॉवेल है। अभी इसकी बहुत जरूरत है। क्या होगा अब आगे? आदित्य भावना की जिद है या बचपना?
क्या करने वाला है मुकेश राव? और क्या भावेश राव जान पाएंगे मुकेश की सच्चाई? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।